स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने हाफ लाइफ को डिस्कस किया था कि हाफ लाइफ से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ को मैथमेटिकली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर एक टाइम टी पे एट टाइम टी हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, रेडियो एक्टिव को मैं यहाँ पे आर ए से शो कर रही हूँ। ठीक है, रेडियो एक्टिव एटम्स का जो नंबर है वो हमारे पास अगर n है, ठीक है, तो आफ्टर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एट टाइम इंटरवल t, ठीक है, जैसे जिसे मैं यहाँ पे डेल्टा t से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, कि जो एटम्स हमारे पास डिके कर रहे हैं उन एटम्स का नंबर हम डिनोट करें अगर डेल्टा n से, ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है डेल्टा n, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस n इंटू डेल्टा t। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन में जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स n है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे लैम्डा से शो कर रही हूँ। तो सुनिए, जो लैम्डा है ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसे कहा जाता है डिके कांस्टेंट। ठीक है, डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के थ्रू देखें, हम ये देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास डिके कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास डिकेइंग कांस्टेंट होगा तो उससे मुराद ये है कि उतने ही ज़्यादा जो एटम्स हैं वो डिके करेंगे। दैट मीन्स कि डेल्टा एन जो है वो ज़्यादा होगा। या फिर अगर डिके कांस्टेंट हमारे पास छोटा होगा, स्मॉल वैल्यू होगी उसकी, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं वो भी कम होगा। ठीक है, डेल्टा एन हमारे पास कम होगा। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो डिके कांस्टेंट है उसका हमारे पास रिलेशन आ जाता है लैम्डा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल्टा टी। या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन बाय एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन मौजूद है डेल्टा एन बाय एन, ठीक है, ये कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। fraction of decaying atoms, ठीक है, fraction of decaying atoms। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स से हमें पता चलता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे पास डिके कर चुके हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है डिके कांस्टेंट, इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ लैम्डा यानी कि डिके कांस्टेंट वो हमारे पास होता है पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा एन बाय एन है ये फ्रैक्शन है नंबर्स का। ठीक है, तो हमारे पास जो सिर्फ यूनिट आएगा वो आएगा डेल्टा टी की तरफ से, यानी कि पर सेकेंड का यूनिट आएगा डिके कांस्टेंट का। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिके कांस्टेंट का यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे हम एक और तरीके से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू एन। स्टूडेंट्स ये उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसको लिखा है जो हमारे पास पहले इक्वेशन आई थी, उसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सच दैट डेल्टा एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए कि यहाँ से सिर्फ डेल्टा एन की तरफ हम डेल्टा टी ले आए हैं तो हमारे पास वो इक्वल आ गया माइनस लैम्डा एन के। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेशो है डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये कहलाता है एक्टिविटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी है और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिस को दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेशो है ये हमें बताता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहे हैं, यानी कि कितने एटम्स जो हैं वो डीकम्पोज हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं एक सेकंड में। तो ये जो हमारे पास एक्टिविटी है इसका जो यूनिट होता है वो कहलाता है बेक्यूरल। ठीक है, बेक्यूरल
बेक्वेरिल, ठीक है। और उसका जो सिंबल होता है वो होता है BQ। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें एक ही आर आता है तो हम इसको ओमिट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो बेक्वेरिल की स्पेलिंग है वो होते हैं BECQUEREL। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए एक और यूनिट भी यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है क्यूरे, ठीक है, क्यूरे। और उसका सिंबल होता है CI, ठीक है। और 1 क्यूरे इक्वल होता है 3.70 इंटू 10⁻10 बेक्यूरल के, ठीक है, बेक्यूरल के। तो स्टूडेंट्स हाफ लाइफ को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ हमारे पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक्सेस पे मौजूद हैं कि कितने हमारे पास जो एटम्स हैं वो रिमेनिंग होते हैं। यहाँ पे उनकी परसेंटेज गिवन है, ठीक है, कि एक हाफ लाइफ के बाद या 2 हाफ लाइफ के बाद किस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिके कर रहा है, उसका ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो स्टार्ट में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास कितना है N0, ठीक है। तो अब हम इसी के थ्रू आगे देखेंगे, इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कि एक हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स बचेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास 1 हाफ लाइफ होती है तो 1 हाफ लाइफ का मुराद ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हाफ डिके कर जाते हैं और हाफ रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, N0/2। इसी तरह से जब हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, ठीक है, N0/2 से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर हो रहा है 1/2 का, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है N0 से। इसी तरह स्टूडेंट जब हमारे पास थर्ड हाफ लाइफ आएगी, ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास बनेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर इंटू N0, ठीक है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जब थर्ड हाफ लाइफ आया तो उसके लिए जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स था वो कौन सा था, जो कि हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ के बाद बना था, जो कि था N0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर। तो ये अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय N0। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो है वो n हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा N/T हाफ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू N इन रेज़्ड टू द पावर N, ठीक है, इंटू N0। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 हाफ लाइफ थी तो तब हमारे पास जो N0/2 की पावर थी वो 1 थी, ठीक है। फिर जब सेकेंड हाफ लाइफ थी तब हमारे पास 1/2 की पावर 2 थी। इसी तरह से थर्ड हाफ लाइफ में हमारे पास 1/2 की पावर 3 थी। इस तरह से जब हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ n हो जाएगा तो हमारे पास 1/2 की पावर n हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि देखें जब हमारे पास हाफ लाइफ स्टार्ट नहीं हुई तो हमारे पास जो एलिमेंट है उसके पूरे एटम्स यहाँ पे शो हुए में। जैसे ही हमारे पास जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरा तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हाफ रह गया, जिसको मैं यहाँ पे N0/2 से लिख रही हूँ। इस तरह जब हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ गुजरा तो हमारे पास और जो एटम्स हैं वो डिके हो गए, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स बचा वो बचा N0/4। इस तरह से थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास क्या नंबर बच जाता है एटम्स का, N0/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ग्राफ में आपको रेड कलर में शो हुए में बॉल्स, ये हमारे पास जो ओरिजिनल एटम्स हैं वो हैं, और ये जो हमारे पास ग्रे कलर में यहाँ पे बॉल्स का कलर है ये शो कर रहा है डॉटर एटम्स को, यानी कि ये डिकेड एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ग्राफिकली डिस्कस किया है हाफ लाइफ को। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ की। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।